गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे और प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस क्या थे। ठीक है, हम अगले टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक नंबर 5.4 है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जो भी चीज़ हमने ऑर्गेनाइज की है उस कंपनी का उस ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स क्या है। पहली बात तो ये कि स्ट्रक्चर दो पार्टों में डिवाइड किया था, एक तो फॉर्मल और एक फॉर्मल और फंक्शनल और डिविजनल। फंक्शनल में हमने जॉब को असाइन किया था सबको, और डिविजनल में हमने उनके जो डिपार्टमेंट थे उनके डिवाइडेशंस किए थे अलग अलग, स्टोर के स्टोर डिपार्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट। लेकिन अब बात आती है कि स्ट्रक्चर्स जो बना वो किस तरह का बना। ये जनरल मैनेजर एक व्यक्ति है, मिस्टर जेड या पी बना लेते हैं, मिस्टर पी है ना, ये जनरल मैनेजर है। इसने क्या करे और अपने डिपार्टमेंटल मैनेजर बनाए, छोटे छोटे मैनेजर बनाए जिनका काम था ये एक्स वाई जेड। ये और भी हो सकते हैं फर्दर, आगे जितने भी डिपार्टमेंट होंगे और होंगे। अब ये कौन से बने, डिपार्टमेंट मैनेजर। ये अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर है, ये अपने डिपार्टमेंट का मैनेजर है। वैसे तो हम इसको लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैं समझा चुका हूँ आपको, है ना। अब एक्स जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, क्या मुझे बताओ कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं? नहीं, छोटे छोटे और डिपार्टमेंट बन सकते हैं। हाँ बन सकते हैं। देखो कैसे कैसे बनेंगे, ये लो, इसका नाम है स्टोर डिपार्टमेंट। यहाँ चीज़ें स्टोर होती हैं। इसका नाम है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसका काम है क्वालिटी कंट्रोल करना। और आगे भी बन सकते हैं, है ना, एटसेट्रा। तो ऐसे ऐसे और सब डिपार्टमेंट बनाए, यानी डिपार्टमेंट के अंदर भी डिपार्टमेंट बनाए, और इन सभी डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति बिठा दिया। ये लो, मैं ऐसा व्यक्ति बिठा देता हूँ, ये लो। ये भी और छोटा सा मैनेजर बना दिया इसका, यानी सबऑर्डिनेट। कौन बना दिया? सुपीरियर। और हर डिपार्टमेंट के अंदर छोटे छोटे व्यक्ति और काम कर रहे होंगे बहुत सारे, ठीक है। ऐसे ही इसमें काम कर रहे होंगे, इसके अंडर में ये लो और व्यक्ति काम कर रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे। यही स्ट्रक्चर सेल डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। सेल डिपार्टमेंट के अंदर भी एक फर्दर डिपार्टमेंट होते हैं। वो सेल कैसे करते हैं, इसके अंदर मार्केटिंग भी करनी होती है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना। तो सब में सब डिपार्टमेंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो अब समाधान ये है, इस बात का मीन्स ये है कि देखो, ये इनको कंट्रोल करेगा, इन व्यक्तियों को, कि इनमें से कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किसको रिपोर्ट कर रहा है? ये रिपोर्ट कर रहा है एक्स को। ये छोटा डिपार्टमेंट था, यानी ये जो मैनेजर था छोटे वाले डिपार्टमेंट का, ये अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के बड़े मैनेजर को रिपोर्ट कर रहा है, और ये रिपोर्ट करता है किसको? इसको रिपोर्ट करता है। अब एक बात और हो सकती है कि हो सकता है ये सुपीरियर हो, सुपरवाइजर हो, इसके अंडर में भी छोटे छोटे व्यक्ति काम कर रहे हों, और लेबर क्लास के, ऐसा भी तो हो सकता है। ये लो, मैंने और बिठा दिए। तो स्ट्रक्चर को कितना भी, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होगी उसमें उतने ही स्ट्रक्चर बड़ा होता चला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ को फैल गया ना, तो अगर स्ट्रक्चर इस पोजीशन में फैलता है, यानी नीचे की तरफ को लंबा होता जा रहा है, तो इसे कहते हैं नैरो, है ना। या फिर स्ट्रक्चर लेंथी होकर जा रहा है, यानी वाइड होकर फैल रहा है ना। मैं इसको इधर की तरफ को फैलाता रहूं, ये कौन सा होगा? वाइड स्ट्रक्चर होगा। तो कुछ ऐसी घटनाएं हम पढ़ते हैं इस उसमें। आ जाओ बेटा जल्दी से। अब मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया
अब इसी सबको, ये है डिविजनल, मैंने जॉब असाइन की और डिपार्टमेंट बनाए, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, दो तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ हुए हमारे पास यहाँ पर, है ना। आ जाओ बेटा, पढ़ो। मीनिंग एंड कंसिडरेशन व्हेन द मैनेजर आर परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, यानी जब वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है ये व्यक्ति, तो इसका मतलब वो सब ये काम कर रहा होगा, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो चुका है। इसने, मैनेजर ने इसको ड्यूटी पर रखा, तेरी ड्यूटी क्या है, अपने डिपार्टमेंट को देखना, है ना। अब इसने क्या करा, इसके नीचे भी छोटे छोटे मैनेजर बने, सब मैनेजर, ये इनको चेक करेगा, है ना, क्योंकि, और ये किसको चेक करेंगे, इन व्यक्तियों को, है ना। ये व्यक्ति जो सबऑर्डिनेट सुपरवाइजर हैं, ये इनको चेक करेंगे, तो ये एक स्ट्रक्चर तैयार होता चला गया, ठीक है। अब इसने किसको अथॉरिटी दी, इसको, और ड्यूटी भी असाइन करी, जिसे कह रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसने दी जिम्मेदारी एक्स को, किस बात की जिम्मेदारी, मैन्युफैक्चरिंग को देखने की। तो जिम्मेदार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है अगर इसमें कुछ अच्छा बुरा होता है, एक्स। ही हैज बीन गिवन एन अथॉरिटी, और अच्छे बुरे के लिए अकाउंटेबल कौन है, एक्स। अथॉरिटी मीन्स पावर ऑफ क्या कह सकते हैं, जॉब पावर कह सकते हैं, वर्किंग पावर कह सकते हैं, और अकाउंटेबिलिटी मीन्स जिम्मेदारी, जवाबदेही। कौन जवाब देगा इस बात के लिए अगर यहाँ भी कुछ अच्छा बुरा होता है, ये, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर, द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर गेट क्रिएटेड ऑटोमेटिकली विच डिफाइन द जॉब पोजीशन। ये जॉब पोजीशन बन गई इनकी ना, ये इसका मैनेजर, ये इसका मैनेजर, ये सुपरवाइजर, वो लेबर क्लासेस, तो ये जॉब पोजीशंस भी बन गई। सेल डिपार्टमेंट भी आया, अकाउंट डिपार्टमेंट में सीनियर हेड अकाउंटेंट होता है, जूनियर अकाउंटेंट होते हैं, और सबऑर्डिनेट वर्कर भी होते हैं उसमें, है ना। अच्छा, जॉब पोजीशन अथॉरिटी भी डिफाइन हो गई, इसने इसको अथॉरिटी दी भाई को, क्या काम है इसका, सिर्फ सेल डिपार्टमेंट को मैनेज करना, तो अथॉरिटी भी बन गई, इसकी जिम्मेदारी भी सिर्फ सेल सही है, बाकियों से मतलब नहीं है, ना इधर से ना उधर से। ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉय, अलग अलग एम्प्लॉइयों को उनकी अथॉरिटी भी पता चल गई, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता लग गई, और उनकी जॉब भी असाइन हो चुकी है, बिकॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। इस फंक्शंस की वजह से ही तो ऐसा हुआ है। पढ़ो आगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइन द नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन। देखो ये नेटवर्क बना या नहीं बना, जॉब पोजीशंस का चेन बन गई है एक तरह से। दिस इज द नेटवर्क, स्केलर चेन कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द स्केलर चेन। रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी एट डिफरेंट लेवल, हर अलग अलग लेवल पर उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं और उनकी अथॉरिटी भी हैं। और इट कैन बी कॉल्ड एज ए फ्रेमवर्क, वर्क फ्रेम्ड भी है ये स्ट्रक्चर्स बना, सबका काम क्या क्या है, किस लेवल तक वो काम करेंगे, किस लेवल तक उनकी जिम्मेदारी है। तो इसको ये भी कह सकते हैं हम, विच मैनेजर एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म, जिसकी वजह से ये सारा काम तैयार होता है, परफॉर्म किया जाता है। आ जाओ आगे को, नैरो स्पैम ऑफ मैनेजर। अब ये स्पैम क्या है, ये ही स्पैम है, इसको ही स्पैम कह रहे हैं हम। ये जो सिस्टम बनाया है, दिस इज कॉल्ड द स्पैम, है ना। आ जाओ, मीन्स हाउ मेनी एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज। इसका मतलब जब ये वाला व्यक्ति इनको कंट्रोल कर रहा होगा तो इसको पता होगा इनमें से कौन काम नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है, ये इसको बताएगा, है ना। इस व्यक्ति को, इसके अंडर में कौन रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सब रिपोर्ट कर रहे हैं, किस बात की, आगे वाले वर्करों के बारे में। तो इसको इनके बारे में पता होगा कि इनमें से कौन काम ठीक कर रहा है, नहीं कर रहा, और इस एक्स को इन सब के बारे में पता होगा, है ना। तो क्या कह रहे हैं देखो, हाउ मैनी एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज, कितने एम्प्लॉय तरीके से मैनेज हुए और काम कर रहे हैं बाय वन मैनेजर, और हाउ मैनी सबऑर्डिनेट कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल बाय वन सुपीरियर,
वन सुपीरियर के कंट्रोल में कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इसका क्लियरली डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे को रिपोर्ट कर रहे होंगे और ही इज द पर्सन हु गेट द रिपोर्टिंग बाय द ईच अदर पर सब मैनेजर, है ना। आ जाओ आगे पढ़ते हैं। When the authority and responsibility relationship are established, ये क्या हुआ है, इसने इसको अथॉरिटी दी, इसने इसको अथॉरिटी दी, इन्होंने इसको अथॉरिटी दी, तो ये अथॉरिटी डेलीगेट हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी भी साथ में डेलीगेट हो रही है ना। आगे आ जाओ। Authority and responsibility relationship are established in the organization process. Then manager must keep in a mind of span of control. Must keep in a mind of span of control. ठीक है, आगे आ जाओ। After deciding the span, a scalar chain is developed. All the superior and subordinate because of the span of control clearly specifies who has reporting to whom. सबको पता है किसको रिपोर्ट करना है जाकर, ये किसको रिपोर्ट करेगा, इसको सिर्फ इसके लिए जाकर रिपोर्ट करनी है, इसको नहीं। मतलब सबको अपना काम पता है, सबको किसको जवाब देना है, किसके लिए जवाब देना है, किस हद तक जवाब देना है, क्लियर ही पता है। मैंने एक लाइन देखो बीच में दे रखी है ये वाली, नैरो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन द टॉलर स्कैन स्ट्रक्चर। जब ये वाला स्ट्रक्चर तैयार होगा, यानी नैरो कम चौड़ा है ये, इसकी वाइडनेस कम है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ को लंबा बनेगा ना, लेकिन अगर मैं इसे वाइड कर दूं तो नीचे की तरफ को कम होगा। स्ट्रक्चर्स को या तो फैला लो, वाइड कर लो, या नीचे की तरफ को टॉलर बना लो। तो क्या कह रहे हैं, जब टॉलर बनता है तो नैरो स्पैम बनता है। नैरो स्पैम यानी ये स्ट्रक्चर ही स्पैम कहलाया जा रहा है। इसका जो मेकअप माइंड में ये बना है ना, व्यू पिक्चर्स बनाई है, दिस इज कॉल्ड द स्पैम। नैरो स्पैम ऑफ मैनेजमेंट रिजल्ट इन द टॉलर स्ट्रक्चर्स। कब बनेगा, टॉलर स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन अगर मैं इसे वाइड कर दूं तो कैसा बन जाएगा, वो फ्लैट बनेगा। एमसीक्यूज दे रखे हैं साइड में, देखो। ए टॉलर स्ट्रक्चर हैज, कौन सा, नैरो स्पैम होता है, नो स्पैम होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है, या वाइड स्पैम होता है। इसलिए इस एक एक वर्ड जरूरी है समझना, एमसीक्यूज बनेंगे इस पर, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस ही देखो, क्या इसकी खास बात हुई, क्यों इस पर इतना टाइम स्पेंड करा, क्यों, क्या जरूरत थी। द स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली ऑल ऑफ ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स बन गया, है ना। एंश्योर बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इससे बिल्कुल बेटर फ्लो बनकर आता है। मैंने सिर्फ एक डिपार्टमेंट का बना कर दिया आपको, अभी तो सभी का बन जाएगा। जब एम्प्लॉय 1000 एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं ना, तो पता नहीं लगता कि किससे हमें कम्युनिकेट करना है, किसको किसको जवाब देना है। लेकिन अगर हम प्रॉपर स्ट्रक्चर तैयार कर दें तो उसका फ्लो एक वे में चलता रहेगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आने वाली। एक क्लियर स्ट्रक्चर मेक इट ईजी टू चेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबकी जिम्मेदारी को चेक करने का आसान तरीका बन गया भाई। अगर मैं इसे मिक्स कर दूं, यानी गुठलियों में बेर मिला दूं, तो फिर नहीं पता लगने वाला क्या होने वाला है, कौन किसको जवाब दे, किस लिए हद तक जवाब दे, कुछ नहीं पता लगेगा। लेकिन एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट मैंने तैयार कर दिया, स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, स्पैम तैयार कर दिया, अब ये बिल्कुल क्लियर है। एक क्लियर आइडिया अबाउट द वर्किंग स्टाइल ऑफ एंटरप्राइजेस, इसके बाद एंटरप्राइजेस की जो वर्किंग स्टाइल है उसके बारे में हमें क्लियरली आइडिया हो सकता है। या तो यहाँ डिस्टर्बेंस होगी या यहाँ डिस्टर्बेंस होगी, जहाँ भी दिक्कत होगी सिर्फ उस एरिया को सुधार कर दो, हमें क्लियरली आइडिया है उसकी वर्किंग स्टाइल का, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलाउ द कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन एंड फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ये क्या करता है, कोरिलेशन, एक दूसरे के साथ में संबंध भी जोड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का रिलेशन इसके साथ है, क्योंकि इसकी जरूरत तब है जब इसको बेच पाएंगे, वरना क्यों मैन्युफैक्चरिंग करें। दिस इज द कॉल्ड द कोरिलेशन फंक्शन बिटवीन द ईच डिपार्टमेंट और ईच एम्प्लॉय। मे बी एम्प्लॉय ईच हो सकते हैं, रिसोर्सेज का भी कोरिलेशन है। क्यों, क्योंकि जब ये जो लेबर क्लास के एम्प्लॉय वर्क कर रहे होंगे तो मशीनरी के साथ में इनका रिलेशन है। विदाउट मशीनरी दे कैन नॉट वर्क प्रॉपरली और फास्टली। और मशीनरी हो, एम्प्लॉय ना हो तो क्या काम करेगी मशीनरी, अकेली मशीनरी काम नहीं कर पाती। आ जाओ बेटा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दो तरह के स्ट्रक्चर बताए, एक फंक्शनल और एक डिविजनल। फंक्शनल्स में बताया कि हमने इनकी पोजीशन डिटरमाइन की, एम्प्लॉइयों को सेट कर रहे हैं, ग्रुप्स बना दिए, इसका क्वालिटी कंट्रोल का ग्रुप है, इनका ये ग्रुप्स है, इनको इस मशीनरी के साथ में लगना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको मेंटेन करना है।
वेट, चलो बच्चों, तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर्स पर पढ़ते हैं पहले। देखो, जब मैंने कहते हैं टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरह के थे। wherever मैनेजर इज परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इसकी वजह से क्या होगा, एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। भाई डिपार्टमेंट बनाना एक तरह का स्ट्रक्चर था, और इनको ह्यूमन रिसोर्सेज को इन पर सेट करना, इनकी जॉब पोजीशंस करना, ये एक तरह का था। एक डेवलप कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर्स है, एक फंक्शनल स्ट्रक्चर्स है। पहले फंक्शनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। व्हेन एक्टिविटी या जॉब आर ग्रुप कीपिंग इन ए माइंड ऑफ फंक्शंस, जॉब देम इज कॉल्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर्स। क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इन व्यक्तियों को इस क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर बैठाता हूँ, देखो इनका काम है सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल को मेंटेन करना, इनका काम है अदर मेंटेनिंग करना, इनका स्टोर डिपार्टमेंट को मेंटेन करना। जब ये अपने ही काम में वर्क कर रहे हैं, किसी दूसरे काम से इनको मतलब नहीं है, तो क्या इस काम को करते करते ये प्रोफेशनल हो जाएंगे या नहीं, एक्सपर्टाइजेशन आएगी या नहीं आएगी इसमें। तो एक तो ये इसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं, इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ भी देखनी है हमें, तो इनको सेट करना। ये देखो इसका जो भी हम इनको जॉब पोजीशंस दे रहे हैं, इसको हमने डिपार्टमेंट मैनेजर की पोजीशन दी, और ये जनरल मैनेजर है ही, इसका स्टोर डिपार्टमेंट की पोजीशन दी, इसको क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर की पोजीशन दी, और ये इसके अंडर काइंड कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर फंक्शनल्स में आते हैं, क्योंकि एक तो इनकी क्वालिफिकेशंस भी यही होगी कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही एक्सपर्टाइज हैं, इनका स्किल भी इस मैन्युफैक्चरिंग करना ही है, इनका स्किल क्वालिटी कंट्रोल करना है, इनका स्किल स्टोर मेंटेनिंग करना है। और यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ये MBAs हैं, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पढ़कर आए हैं, मार्केटिंग करना इनका फैक्टर क्वालिटी है, ये अकाउंट सेक्शन से हैं, इनकी क्वालिटी अकाउंट मेंटेन करनी है। इनको यहाँ बैठा दूँ तो हैंडल नहीं होगा इनसे, इन्हें नहीं पता कि अकाउंट कैसे मेंटेन करते हैं, या इन अकाउंटेंट को नहीं पता कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। पता तो है, लेकिन एज कंपेयर टू दीज प्रोफेशनल्स दे आर सो मेनी वीक इन द फ्रंट ऑफ दीज। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि जो जिसका जो स्किल है वहाँ पर हमने उसको सेट करा। दिस इज द फंक्शनल स्ट्रक्चर relating to sale in the sale department, relating to purchase in the purchase department, and so on. Within the department also grouping is done with the specific function. Every territory wise grouping also include the informal structure. In functional structure है ना, एग्जाम्पल नॉर्थ रीजन, साउथ वेस्ट रीजन। चलो पढ़ लेना इसके एग्जाम्पल को। आगे देखो फायदे क्या हुए, ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन, सब जिस काम में सेट थे वो उसे करते करते स्पेशलाइज हो गए। दूसरा, प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटी ग्रुप इन द वन डिपार्टमेंट देयर इज इजी टू सुपरविजर और बेटर कंट्रोल। देखो मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो बनाया, अब मैंने इसमें सबके अलग अलग डिपार्टमेंट और बना दिए, तो क्या सिर्फ ये जो मैनेजर बैठाया ये सिर्फ क्वालिटी पर फोकस करेगा, इसको मतलब नहीं स्टोरिंग करना है ना, इसको मतलब नहीं मैन्युफैक्चरिंग करने से, सिर्फ क्वालिटी मेंटेन करनी है। तो देखो ये रिजल्ट क्या आता है इससे, ड्यू टू सिमिलर एक्टिविटी, एक जैसी एक्टिविटी, जो इसके नीचे काम कर रहे हैं सबकी एक जैसी एक्टिविटी है ना, तो क्या होंगे ये आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट भी कर रहे होंगे और उसी में ही अच्छे प्रोफेशनल्स बनते भी जा रहे होंगे, है ना। और इसके लिए आसान है इनको सुपरवाइजिंग करना, क्योंकि सिर्फ इसको एक ही चीज़ पर ध्यान देना है कि क्या ये लोग, ये जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं इसके नीचे, क्या उस चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उस पर इनको ध्यान नहीं देना, बस सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान देना। ठीक है, इंक्रीज इन मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव होगी जब एक को सिर्फ एक ही तरह का काम दिया जाएगा, अलग अलग तरह के काम नहीं दिए जाएंगे, तो उसकी एफिशिएंसी में बेटरमेंट्स आती है। इट लीड टू मिनिमाइजेशन ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, यानी इनको दो तरह के एफर्ट नहीं करने कुल मिलाकर। ड्यू टू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शंस, ईच फंक्शंस गेट द ड्यू टू अटेंशन अंडर द डिफरेंट फंक्शंस। चलो काम खत्म, इसकी बुराई है आप पढ़ लें, डिसएडवांटेज। डिविजनल स्ट्रक्चर पर आओ, इसकी बुराई है आप निकाल सकते हैं।
है ना, बुराई तो किसी में भी निकलवा लो तुमसे। आ जाओ, डिविजनल स्ट्रक्चर्स में हमने इनके डिपार्टमेंट को डिवाइड किया था, डिपार्टमेंट को डिवाइड किया था। क्या है देखो, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशनल इज लार्ज इन साइज, जब संस्था बहुत बड़ी होती है तो उतने ही ज़्यादा डिपार्टमेंट बनते चले जाते हैं। हाँ, इट प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने ये मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तो बनाया, सिर्फ मैं मानकर चल रहा हूं कि ये सिर्फ एक ही तरह के टाइप ऑफ पार्ट बनाते हैं, उसमें इतने डिपार्टमेंट बने हैं, लेकिन जब बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते होंगे तो उतने ही डिपार्टमेंट अलग बन जाएंगे, ऐसे ही डिपार्टमेंट सेपरेट बनते चले जाएंगे, सबके लिए बड़ा होता चला जाएगा स्ट्रक्चर। देखो, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग सोप, टेक्सटाइल, मेडिसिन, कॉस्मेटिक एक्सेट्रा, इन ऑल एक्टिविटी रिलेटिंग टू मेडिसिन विल बी ग्रुप्ड अंडर द मेडिसिन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट बन गया मेडिसिन, दूसरा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, तीसरा कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। देखो कौन सी कंपनी चल रही है, पतंजलि चल रही है, कितने सारे प्रोडक्ट हैं, सभी प्रोडक्ट से अलग डिपार्टमेंट होंगे उन्हें मैन्युफैक्चरिंग करने के, तो उनको कह रहे हैं हम डिविजनल स्ट्रक्चर इज सुटेबल ओनली इन द मल्टी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपार्टमेंट कब जनरेट होंगे, ये तो एक तरह के हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बहुत सारे कब होंगे, जहाँ पर मल्टी प्रोडक्ट बन रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हों। अब ये मैंने बनाया, चलो मान लेते हैं पतंजलि का डिपार्टमेंट बना दिया, इसका काम सिर्फ सोप बनाने का है। अब ये सोप को मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या ये सिर्फ सोप के लिए एक्सपर्टाइज होंगे, नहीं होंगे, मेडिसिन के लिए मेडिसिन वाले एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, तो ये स्पेशलाइजेशंस आ जाती हैं। फास्ट डिसीजन मेकिंग, फास्ट डिसीजन मेकिंग रिजल्ट आने हैं ये, ठीक है। तो बच्चों यहाँ तक कंप्लीट करने हैं, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ना, इनको गूगल मीट पर डिस्कस करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने पढ़ा, इसके बाद हम फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पर आएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है। केस स्टडी के लिए भी, क्वेश्चंस के लिए भी 99% क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में फॉर्मल और इनफॉर्मल से भी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कंप्लीट करना अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स को, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। इसके जो डिफरेंसेस हैं फंक्शनल्स में और डिविजनल्स में, दोनों को पढ़ना है आपको। थैंक यू।